हेलो दोस्तों, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज की जो हमारी क्लास है वो धातु एवं अधातु से संबंधित है। और धातु एवं अधातु से संबंधित हमारे जो भी छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। और हम सबको पता है कि ये धातु और अधातु है, इसमें से एक एक नंबर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इधर पहला ही क्वेश्चन हम धातु के भौतिक गुण द्रव्यों से संबंधित ले लेते हैं। तो इधर देखिए सबसे पहले धातु और अधातु, इसकी एमसीक्यू है। तो एक नंबर आप मेरे साथ में सारे क्वेश्चन लिखते भी चलो, ताकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। तो लिखते भी चलो साथ में। तो पहला क्वेश्चन लिखो, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? सबसे अधिक तन्यता का गुण किस धातु में पाया जाता है? तो सबको पता है सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो है सोना। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? आगे तो सबको पता है 2 किलोमीटर, और इसका क्या हो गया? सोना। आगे तीसरा जो हमारा है, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु का नाम बताओ। आघात वर्धनीयता धातु का नाम लिखो। तो वो कौन है? सोना और चांदी। तो आंसर हो जाएगा इसका सोना और चांदी। अगला क्वेश्चन, धातु उष्मा और विद्युत की या सबसे अधिक चालकता का गुण, सबसे अधिक चालकता का गुण किस या सबसे अधिक चालकता का गुण किस धातु में पाया जाता है? किस धातु में पाया जाता है? तो सबको पता है सबसे जो अधिक चालकता वाली धातु है वो है आपकी चांदी और कॉपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है कि ऐसी धातुओं के नाम बताओ। ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो उष्मा की कुचालक होती है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपके लेड एवं मरकरी। ये दो ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये देखो तन्यता से संबंधित हो गया, आघात वर्धनीयता से संबंधित हो गया और चालकता से संबंधित हो गया। और अब हम बात करते हैं आगे कि धातु कैसी होती है? कठोर होती है। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है मरकरी या पारा। और ए धातु का पूछे तो उसका नाम है ब्रोमीन, और धातु का पूछे तो मरकरी या पारा। अगला क्वेश्चन, धातुएं होती है कठोर, लेकिन
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये वाली धातु क्या होती है? मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातुओं का नाम बताओ जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो धातुएं क्या नाम है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। और चाकू से काटने का मतलब क्या हो गया कि ये धातुएं कैसी होती है? ये मुलायम धातुएं होती है। कैसी होती है? मुलायम धातुएं होती है। बात आ रही है समझ में कि ऐसी धातु के नाम बताओ जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो लेड एवं मरकरी। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो उसका क्या नाम है? मरकरी। ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो है आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसके बाद आगे बात करते हैं, धातुओं का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम वाली धातु है उनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है और हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। तो ऐसी धातुएं जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है उसके नाम लिखो। ऐसी धातुओं के नाम लिखो। ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है, तो उनका नाम है गैलियम और सीजियम। गैलियम और दूसरी का नाम है सीजियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लगभग धातु के भौतिक गुणधर्मों से संबंधित जो एमसीक्यू बन रही थी, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे थे उनकी हमने बात कर ली कि सबसे ज्यादा तन्यता वो सोने के अंदर। मैं एक बार वापिस से आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि सबसे अधिक तन्य धातु, और उसका नाम क्या है? सोना। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है? सोना और चांदी। आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या होती है? तन्यता जिसको धातु को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीटने पर पतली चद्र के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चालकता का गुण किस धातु में पाया जाता है? तो चांदी और कॉपर, सिल्वर एवं कॉपर के अंदर। कॉपर का मतलब तांबे के अंदर। इसके बाद देखो वापिस आगे, ऐसी धातु के नाम बताओ जो उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। जबकि हमने जस्ट 1 मिनट पहले क्या देखा था कि धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। लेकिन ऐसी धातु के नाम बताना है जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो कुचालक धातुओं के नाम है लेड और मरकरी, लेड एवं मरकरी। इसके बाद में एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है, लेकिन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है पारा या मरकरी। इसके बाद में ऐसी धातुओं का नाम बताओ जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो है आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये हो गए आपके धातु के भौतिक गुणधर्मों से संबंधित। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और भी थे, जैसे कि जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और हथेली पर लेने पर वो धातुएं पिघल जाती है।
चलो अब यहां देखो, तो सीजियम और गैलियम हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, ए धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन एसी, ए धातु का नाम बताओ, ए धातु का नाम बताओ जो विद्युत की सुचालक होती है, और उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। उसके बाद धातुएं हमें पता है चमकीली नहीं होती है, लेकिन एकमात्र ए धातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन एकमात्र ए धातु जो चमकीली होती है उसका नाम है आयोडीन। ऐसी ए धातु का नाम बताओ, ए धातु का नाम बताओ जो चमकीली होती है, और उसका नाम है आयोडीन। एकमात्र ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, और उसका नाम है ब्रोमीन। ये हो गया, ये लगभग हमारे ए धातु से संबंधित ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये इस प्रकार से था। अब हम बात करेंगे आगे धातु से संबंधित उसके रासायनिक। अब बात करते हैं हम धातु के रासायनिक गुण द्रव्य से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखिए कि धातु वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर, धातु वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर किस उत्पाद का निर्माण करते हैं? किस उत्पाद का निर्माण करते हैं? तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कौन से उत्पाद का? धातु ऑक्साइड। अब हर एक धातु वायु की उपस्थिति में अलग अलग प्रकार से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। तो आगे देखिए कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम, ये क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? क्यों डुबोकर रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करते हैं? वायु के साथ इनको खुला छोड़ देने पर ये क्या करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, पोटेशियम, इसलिए इनको किस में रखा जाता है? मिट्टी। अगर इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला इससे संबंधित आपके एनोडीकरण के बारे में। एक एनोडीकरण किसे कहते हैं?
एनोडीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनोडीकरण किससे कहते हैं? जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की जब परत चढ़ाई जाती है तो उसे कहा जाता है एनोडीकरण, जो संसारण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एनोडीकरण का भी क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया के बारे में समझाओ। एक्वारेजिया आपके होता है 3:1 का मिश्रण, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण होता है जो सोने को भी क्या करता है? गला देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जल के साथ, जल के साथ करवाने पर बनने वाले उत्पाद बताओ। तो जैसे कि धातु है, कोई भी धातु है और वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे कि धातु हमारे पास में है सोडियम, और वो किसके साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ। तो किसका निर्माण होता है? NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये हो गया। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुओं के नाम बताओ। गर्म जल के, ये ठंडे जल के साथ, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं के नाम बताओ। तो कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। ये क्या हो गया? नाक। जब ठंडे पानी में सर्दियों में नहाने पर क्या नाक से पानी आता है, तो ये सोडियम और पोटेशियम हो गया। ठंडा पानी, ठंडे पानी के साथ में ये अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद अगला पूछा जाता है कि गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं के नाम। तो उसका नाम है मैग्नीशियम। धातुओं के नाम, तो उसका नाम है मैग्नीशियम, क्योंकि गर्म पानी में नहाने से क्या आता है? मजा आता है। इसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन है उनकी भी एक छोटा सा एक क्वेश्चन और, उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको मैं पूरा ही समझा देता हूं। उभयधर्मी ऑक्साइड को एक बार ये आपने लिख लिया कि एक बार मैं इसको भी समझा देता हूं कि ये क्या चीज है। हमने अभी देखा कि ये जो आपकी धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है? वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो बनने वाले उत्पाद का नाम बताना है। तो जैसे कि कोई भी धातु है, मैग्नीशियम है, और इसको किसके साथ? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो MgO, यानी यहाँ पे धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। सोडियम है, पोटेशियम है, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए अगर इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद में एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत लग जाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। ये एनोडीकरण की जो परत है वो एल्यूमिनियम को संसारण से बचाने का काम करती है। इसके बाद में एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है जो सोने को गला देता है, जो 3:1 के मिश्रण में होता है। 3 अनुपात में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात में होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये हो चुका है अभी तक का। इसके बाद हम बात करें
तो है कि धातु वाला हो गया, एनोडीकरण हो गया। इसके बाद में धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इसके बाद में हमने देखा कि ठंडे जल के साथ, तो ठंडा जल के साथ नहाने पे क्या आता है? नाक से पानी आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सोडियम और पोटेशियम। ठंडे जल के साथ में गर्म पानी में नहाने से क्या आता है? मजा आता है। तो ये Mg क्या हो गया? आपके गर्म जल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद में जो आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझा देता हूं। अभी तक देखो, एक बार छोटी सी बात इधर देखो, हमने अभी आपके सामने, जैसे कि मैंने किसी भी धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड मेरे पास है, जैसे कि धातु ऑक्साइड के रूप में मैं बात करूं, जैसे कि धातु है मेरे पास सोडियम, इसकी मैंने अभिक्रिया करवाई जल के साथ H2O, तो मुझे क्या प्राप्त होता है? NaOH प्राप्त होता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? एक तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा है आपके जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों। अब देखो, ये धातु थी, इसकी प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये अम्लीय व्यवहार भी दर्शाते हैं और सारी व्यवहार भी दर्शाते हैं। ये दोनों अम्ल एवं सारक के साथ, अम्ल एवं सारक के साथ, सारक के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभय का मतलब दोनों, और दोनों कौन से? अम्ल और सारक। अम्ल और सारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। ये आज का पूरा आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। धन्यवाद।